चलो तो आज हम शुरू कर रहे हैं। जो आपका टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बचा था रिजर्वेशन। ठीक है। सो आर्टिकल 15, 16 उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस एक दो ही है जो आपने पता होने चाहिए। एक तो इंदिरा सानी है, ठीक है, और उसके साथ हम देख लेंगे थोड़ा सा। सो रिजर्वेशन का टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या टॉपिक आपको करवाना था? डीपीएसपी करना था उसको। हाँ, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज क्विकली हो जाएगा 15 मिनट में। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, चलो। सो रिजर्वेशन से शुरू करते हैं। हाँ, पंचायत को लेके नहीं, लर्न मत करो। बस आपको देखो, कभी अगर क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, 3-4 कमिटीज के नाम लिखे होते हैं, उसमें से सवाल है, एमपीपीएससी डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें से कौन सी कमिटी पंचायत को लेकर के इन्होंने सजेशन दिए थे। ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये वाली कमिटी थी, थोंगन कमिटी थी, ये पंचायत से रिलेटेड है। हो सकता है कोई और कमेटी का नाम डाल दे। ठीक है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कमेटी इससे, हाँ, बस ध्यान में होना चाहिए कि ये कमेटी जो है पंचायत से रिलेटेड है। ओके। सो रिजर्वेशन इन इंडिया, रिजर्वेशन को लेकर के सवाल हमेशा बनते हैं, टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो सबसे पहले रिजर्वेशन है क्या? क्यों है? प्रोविजंस क्या है? व्हाट आर द प्रोविजंस? और क्या हो सकते हैं? हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस? कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं, कौन से बेनिफिशियरी हो सकते हैं? हाउ दे आर गिवन, करेक्ट, हाउ दे आर प्रोवाइडेड। वेयर इज इट गिवन? इसको सवाल ऐसे बना सकते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट इट? नहीं, कई जगहों पे होता है रिजर्वेशन। बताते हो रिजर्वेशन क्या है ना। रिजर्वेशन एक तो है कि आपके लिए एक डेफिनेट कोटा, एक डेफिनेट प्लेस या सीट आपके लिए रिजर्व कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ हमने रिजर्वेशन वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसके साथ एक और वर्ड होता है, वो होता है अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव एक्शन। ठीक है। सो पॉजिटिव एक्शन हम क्यों लेते हैं? कुछ कमियां हैं उनको सही करने के लिए। ठीक है, कुछ अलग से हमने एक्स्ट्रा एक्शंस लिए हुए हैं, सकारात्मक कार्रवाई हिंदी में बोला जाता है उसको। ठीक है। सो रिजर्वेशन कई तरीके से होता है। एक तो होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है, कास्ट बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, अगर ज़रूरत है तो रिलीजन बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, हर बेसिस पे होता है, और नॉट जस्ट इंडिया, सब जगह है। बट इंडिया के साथ पिक्यूलियरिटी ये है कि जो कास्ट है हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया से चला आ रहा है। ठीक है, 4 वर्ण थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, शूद्र जो वहाँ उस टाइम का जो शूद्र जो कैटेगरी थी, दैट इज करंट ओबीसी। ओके। एंड जो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि एंशियंट हिस्ट्री 6 क्लास की एनसीईआरटी में लिखा होगा कि जो आउटकास्ट पीपल थे, है ना, जो जंगलों में रहते थे, जिनको उस सोसाइटी में रहने तक का अधिकार नहीं था। ठीक है, कुछ लोग थे, आपने एशियन इंडिया में पढ़ा होगा, प्रैक्टिसेस थी, जब वो समाज में आते थे कुछ काम करने के लिए तो पीछे झाड़ू बांध के आते थे, है ना, या फिर कुछ बजाते हुए आते थे कि हम आ रहे हैं, है ना। सो ये अलग कैटेगरी थी, इनको बोला जाता था आउटकास्ट या अनटचेबल्स।
ठीक है, दे वर अनटचेबल्स, शूद्र वर नॉट अनटचेबल्स। शूद्र का जो स्टेटस था उस टाइम पे वो ये था कि वो खेती किसानी करते थे उस टाइम पे, देयर जॉब वाज टू सर्व अपर थ्री सो कॉल्ड। ओके, सो ऐसा था उस टाइम पे, और वो जो आउटकास्ट थे या फिर वो जो अनटचेबल्स थे वो बन गए आज की डेट में क्या, हाँ, ठीक है। सो इस चीज को, ये जो हमेशा से चला आ रहा है, क्योंकि ये इतना इनग्रेन्ड है हमारी सोसाइटी में, ये इतना पुराना है कि आप ऐसे समझ लीजिए 1950 में आज़ादी के बाद भी, अच्छा आज़ादी के बाद तो छोड़ो, उसके समय से कितने पहले से, 18 सेंचुरी में जब हमारे यहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, पहले तो रिफॉर्म के रूप में शुरू हुई थी ना, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इन सब के, ये जो दयानंद सरस्वती, इन सब के जो बड़े बड़े नाम हैं, ये रिफॉर्मेशन लेके आना चाहते थे। उस वक्त तक ये नहीं था कि अंग्रेजों को भगाओ। उस वक्त जो हमारा एक इंटेंशन था वो ये था कि हमें पता था कि हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं, ठीक है, हमें उनको मिटाना है, तो उसके लिए रिफॉर्म कहते हैं हम उसको। आप हिस्ट्री में भी उसको, इस टॉपिक को पढ़ते हो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स है ना, और मूवमेंट्स, ठीक है। तो उस टाइम से चला आ रहा था, उसके बाद आज़ादी आई, आज़ादी के बाद इतने सारे नए उनमें स्टेप्स लिए गए, उसके बाद भी आज की डेट में भी जो मैन होल होता है, इसको कहते हैं कि इंसान ही अभी भी साफ कर रहा है, हालांकि अब रोबोट भी आ गए हैं। एक रोबोट है बैंडीकूट, नाम सुना है? बैंडीकूट नाम का रोबोट है, एक रोबोट नहीं है वो, ये रोबोट्स होते हैं, इनका नाम दिया गया है बैंडिकूट, और ये मैनहोल क्लीन करने के लिए इनको बनाया ताकि लोगों को ना मैनहोल में जाना पड़े, ठीक है। सो ओके, सो ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, इतना पुराना है। अब इसकी वजह से ये रिजर्वेशन जो है हमेशा से इम्पोर्टेंट इसी वजह से हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज़ इट? एज ओल्ड caste system okay, which established a societal system based on caste hierarchy, and created a society based on inequality and injustice, society consisting inequality and injustice। ये आंसर होगा वाई का, आई एम सो सॉरी, ये वाई का आंसर होगा। इसकी जरूरत क्यों है, ये वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है क्या ये? इधर ये दिख रहा है क्या उसमें स्क्रीन में? अच्छा, है ये कोटा बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन
और सोशल या पॉलिटिकल व्यू ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पॉलिटिकल बेनिफिट्स। वो आप वाई पे तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वाई पे आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिजर्वेशन क्यों, है ना। वाई किसका जवाब दे रहा है, वाई रिजर्वेशन, वाई डू वी नीड रिजर्वेशन, बिकॉज वी हैव एज ओल्ड सिस्टम ऑफ दिस कास्ट इनइक्वालिटी। फिर जब आप बता रहे हो व्हाट में आपने बता दिया क्या है, लेकिन जब आप इन सब चीजों करोगे ना, जो आप कह रहे हो इकोनॉमिक वाला, इकोनॉमिक में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सो हाउ दे आर प्रोवाइडेड, हाउ दे आर प्रोवाइडेड में आप ये कह सकते हो कि रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, थ्रू गरीब कल्याण योजना, ठीक है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो अनाज देना, है ना। ये सारी चीज़ें जो है अब वो इकोनॉमिक बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है, जो पीडीएस हम प्रोवाइड करते हैं वो इकोनॉमिक बेसिस पे है, ठीक है। सो अब हालांकि अब इकोनॉमिक बेसिस भी इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस के बाद से, सो हाँ वो चीज़ आप कैसे कर रहे हो, जो सोसाइटी इकोनॉमिक लेवल पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी लेवल पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बताओगे कि हेल्थ में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सरकार क्या देती है, एजुकेशन में क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट में कैसे देती है रिजर्वेशन, सो वो आप इसमें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। बट वाई में रिजर्वेशन क्यों, ठीक है, ये है क्यों, ये उपजा क्यों, रिजर्वेशन की ज़रूरत ही क्यों है। सो आपने ये पहले बताना कि हमें ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो ये है एंशियंट सिस्टम चला आ रहा है, उसकी वजह से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस या हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी आ गई सोसाइटी में, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज कोटा बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो आर्टिकल 15-16 मना करता है डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, बट ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंटेंट ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं। ये हम डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पुराना डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटा सकें, ठीक है। Everyone is equal before the law. And but if the everyone from the president to the normal itinerants are equal before the law, so why they are providing reservation? Is it against the article 14 or not? अभी बता रही हूँ, आर्टिकल 14 में सिर्फ ये नहीं लिखा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बाद एक और चीज लिखी हुई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो हम कह रहे हैं लॉ के सामने सब बराबर हैं। उसका एग्जाम्पल है, इलेक्शन होता है, पीएम भी जाएगा वहां पे, उसी लाइन में खड़े होकर के वोट देगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये है कि हम लॉज को इक्वल, लॉज जो हैं, लॉज जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो इक्वली प्रोटेक्शन दें। एक तो है आपने इक्वालिटी प्रोवाइड, एक मिनट देखो आप मुझे, हाँ लेट मी गो थ्रू दिस, ठीक है, मैं ये सवाल पे आऊंगी, अभी मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ रिजर्वेशन का, अभी इसके बाद हम आर्टिकल 14 शुरू करेंगे तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बिल्कुल दे सकते हैं, आर्टिकल 15-16 जिसमें रिजर्वेशन की बात की जा रही है, दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सो जब आप लिख रहे हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। चलो अब क्या है, इसको देख लेते हैं कहाँ से ये आया। सो रिजर्वेशन का जो टॉपिक है ना, ये नया नहीं है, ये शुरू हुआ है 1882 में। सबसे पहले जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में जब ये कहानी शुरू हुई थी, या टॉपिक, ये डिस्कशन जब शुरू हुआ था, तो उसमें ज्योतिबा फुले, नाम सुना है, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों का नाम बहुत आता है एजुकेशन को लेकर के। सावित्रीबाई फुले का नाम तो इसलिए भी लिया जाता है कि विमेन एजुकेशन को लेकर के सबसे पहला स्टेप जो लिया गया था वो उनके द्वारा लिया गया था, ठीक है। शी वॉज द वुमन जिन्होंने कहा था कि चूल्हा चौका करने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है, उस जमाने में लेट 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में, ओके।
19th सेंचुरी, यस। सो सबसे पहले विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फुले इन 1882 इन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया, यानी मतलब ये जो ओरिजिनेट हुआ कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ये आपने लिख लिया? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। हालांकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो ये चीज़ फिर से आएगी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में। तो सबसे पहला तो होता है 1882 से शुरुआत की जा रही है यहाँ पे। मतलब एक ऐसा नहीं है कि 1882 में ही हुआ होगा, उससे पहले भी डिबेट चल रही होगी, कुछ डिस्कशन होगा, लेकिन एक तरीके से जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये चीज़, इस चीज़ ने एक प्रॉपर फॉर्मेट लिया। सो उसमें ईयर है 1882, हु विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फुले conceived the idea of caste based reservation। ठीक है, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का आइडिया यहाँ से आया। फिर आप देखते हैं जो 1919 है, काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट, नहीं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट इट? ये एक्चुअली इंडियन काउंसिल्स एक्ट से, मैंने उसको थोड़ा घुमा दिया, अपॉलॉजी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, मैंने काउंसिल्स ऑफ इंडिया कर दिया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट। एक आपने सुना होगा कि जब 1909 में एक नई चीज़ आई थी, वो ये था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये देखना है, ये इसको मैंने बैकग्राउंड के वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। यहाँ पे दलित रिजर्वेशन की बात नहीं हुई थी, बट यहाँ से वो चीज़ें शुरू हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट भी हम बना सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है उस इलेक्टोरेट में जो कैंडिडेट होगा वो उन्हीं का होगा। और हाँ, और सो उसमें ये था कि यहाँ 1909 में मुस्लिम्स के लिए आया ये। ठीक है, इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें सिख, क्रिश्चियंस भी ऐड हुए और भी लोग ऐड हुए। ठीक है, इसके बाद जो है ना 1932 में आपने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्युनल अवार्ड बोला जाता है। कॉम्युनल अवार्ड किसके द्वारा? बाय ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड। इनको ये भी बोला जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। सो ये लेके आए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स।
ठीक है। 1932 में इन्होंने कहा कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और इसमें इनका साथ दे रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उनका मानना था कि ये सही है, क्योंकि उन्होंने भी जो सहा था उस वजह से उन्हें लगा ये सही है। एंड देन बट ये आया नहीं, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके बाद जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ गांधी जी चले गए थे अनशन पे, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, इन येरवड़ा जेल, पूना। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए इनको मनाने के लिए। और जब ये गए सो उसी जेल में पूना पैक्ट साइन हुआ। इज इट विजिबल यहां तक? ये गांधी जी वाला विजिबल है ना? ये अम्बेडकर वाला नहीं विजिबल है? अच्छा, ठीक है। ये पूना पैक्ट साइन हुआ। इस पूना पैक्ट से ही जो रिजर्वेशन है वो निकल के आया। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे क्योंकि उससे सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आप रिलीजन लेवल पे डिवीजन कर रहे हो, ठीक है, मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस। अब आप कह रहे हो कि अंदर हिंदुओं के अंदर भी आपको डिवीजन करना है, सो उसमें सोसाइटी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। इसलिए गांधी जी ने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, आप रिजर्वेशन ले लीजिए। ठीक है, सो पूना पैक्ट से आया रिजर्वेशन। और अभी हमें ये ध्यान रखना है, अभी तक रिजर्वेशन सिर्फ SC ST का चल रहा है, OBC इज नॉट हियर। OBC को आने में अभी बहुत टाइम है। अभी हम बात कर रहे हैं 1933, OBC को 1990 में आने का टाइम है। ठीक है, सो पूना पैक्ट में रिजर्व्ड सीट्स फॉर दलित्स इन इलेक्शंस की बात थी यहाँ पे। ठीक है, सो ये तो छोटी सी हिस्ट्री थी कॉम्युनल अवार्ड तक। ये एक्चुअली 1932 में एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये जो पूरा कारनामा हुआ था ये 1933 में हुआ था। 1932 भी कहा जा सकता है। इट्स वेरी, एक मिनट लेट मी चेक कि इसको क्वेश्चन में अभी कभी आ जाए कॉम्युनल अवार्ड। देखो, कॉम्युनल अवार्ड 1932 का ही था। पूना पैक्ट के आगे 1933 कर दो। ठीक है, पूना पैक्ट के आगे 1933 कर दो। आई थिंक फरवरी में हुआ था क्या, पता नहीं, वो फरवरी मैटर नहीं करता, इतना ही कर लो। इसको कॉम्युनल अवार्ड या राम से मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसके बाद ही ये निकल के आया था। तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने आपस में इस बारे में डिसाइड कर दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हाँ, प्रोवाइड्स फॉर SCs STs एंग्लो इंडियन सिख क्रिश्चियन सबके लिए था, उसमें था। ठीक है, बट गांधी जी डिडंट अग्रीड एंड वेंट ऑन टू फास्ट अनटू दैट। एंड देन इन येरवड़ा जेल पूना, Dr. Ambedkar came and negotiations continued between Gandhiji and Ambedkar, and it was decided that reserved seats for Dalits will be provided instead of separate electorates. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा, इसके बाद ऊपर में कर देते हो। फिर 1932 के बाद सीधे आफ्टर 1932 इसमें SC STs के लिए रिजर्वेशन, एंड देन इसके बाद सीधे आ जाता है क्या, अपना 1991 का
1991 OBC reservation after Mandal Commission. On the recommendations of Mandal Commissions. ठीक है, क्विक रिकैप। 1882 में विलियम हंटर, ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर ये सोचा कि रिजर्वेशन कास्ट बेस हो सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है। और फिर उसके बाद काउंसिल्स ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया। वहां से सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट निकल के आया, जो शुरुआत में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। देन 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया गया। एंड देन उसके बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे और अपने जो इंडियन लीडर्स थे कांग्रेस के, वो उसको अटेंड नहीं किया था उन्होंने, है ना। पहले गए थे अटेंड करने, फिर उनको लगा था कि ये फालतू है तो वो नहीं गए। एंड देन उसी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने ये कम्युनल अवार्ड के बारे में सोचा और इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके थ्रू वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे, किसको? अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, इसके साथ ही दलित्स को भी दे रहे थे। ठीक है, दलित्स या अदर माइनॉरिटीज सबको दे रहे थे वो। तो फिर गांधी जी को लगा कि नहीं, ये सोसाइटी को डिवाइड करने वाली बात है। अनशन पे चले गए, येरवड़ा जेल में उनके और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में नेगोशिएशंस हुए। उस नेगोशिएशन से ये निकल के आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, हम रिजर्वेशन देंगे, रिजर्व सीट्स देंगे ओनली फॉर SC एंड ST। एंड देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक मेन चीज तो मैंने लिखा ही नहीं, इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सबके लिए। ठीक है, रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के थ्रू। एंड देन अभी भी सिर्फ SC ST के लिए ही है। ठीक है, एंड देन 1991 में थ्रू अमेंडमेंट्स OBC रिजर्वेशन को ऐड किया गया। ये है पूरा इसका स्टेज। क्या? नहीं, ये तो मैंने इसके पहले वाला लिखा था ना, 1882। ये नहीं है वो, ये इसके पहले वाला है। इसके बाद 1932 के बाद सीधे यहाँ तक। ठीक है, अब ये शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको पूरा सीक्वेंस। अब इस चीज को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं कि इसके पहले तक का, यहाँ तक का तो क्लियर है क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जो 1991 में OBC रिजर्वेशन ऐड हुआ था, ये कैसे हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है। मंडल कमीशन। इसके बाद से पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई इंडिया की, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सामाजिक पूरी जो कॉम्पोजिशन थी, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई इसके साथ। सो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 340। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइडेड है आर्टिकल 340।
इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो एक बैकवर्ड क्लास कमीशन गठित कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं एक बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि ये देखेगी कि बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के क्या काम हुआ, क्या नए सजेशंस चाहिए। ठीक है, सो वैसे ही आर्टिकल 340 के तहत दिसंबर, इसको लिख लो, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर, में बाय ऑर्डर है, में बाय ऑर्डर, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ लॉ की बात नहीं हो रही, ऑर्डर यानी एग्जीक्यूटिव एक्ट कहलाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्ट है ये, यहाँ पार्लियामेंट का नहीं है काम। प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, टू इन्वेस्टिगेट the conditions of socially, SEBC बोलते हैं, आप शॉर्ट में लिख सकते हो, चलो, socially and educationally backward classes। ठीक है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में ही आता, 340, 341, 2, 338 मैंने आपको बताया था ना। नहीं याद है, किसी को भी नहीं याद है। 338 बताया था, NCBC, NCST, 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 में शेड्यूल ट्राइब्स, 338B में बैकवर्ड क्लासेस। हैमर लब जब लगाओ सर पे तब याद आता है। चलो, आर्टिकल 340 के तहत ही 1978 में प्रेसिडेंट साहब ने मंडल कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का काम क्या था, जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में उनको चेक करना था, कि इन्वेस्टिगेट करना था बेसिकली उनकी कंडीशन क्या है, क्या कुछ और कास्ट हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, उनका स्टेटस क्या है रिजर्वेशन के साथ, उनमें क्या कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं हुई, फायदा हुआ नुकसान हुआ क्या हुआ। सो इसलिए मंडल कमीशन का गठन किया गया था। एक और ये भी था कि इसमें मंडल कमीशन को डेफिनेशन देनी थी इसकी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली होते क्या हैं, ऑन व्हाट क्राइटेरिया यू विल पुट अ सर्टेन कास्ट इनटू दिस कैटेगरी दैट इट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सो ट्रेडिशनली तो सोशली एंड एजुकेशनली चल रहा था, इसके बाद ऐड हुआ है रिसेंटली इकोनॉमिकली ऑल्सो, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मंडल कमीशन ने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली ओबीसी पॉपुलेशन जो है, मंडल कमीशन का सजेशन था पहला, ओबीसी पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 52%। किसके द्वारा, वही तो मैं बता रही हूँ, प्रेसिडेंट ने बनाया था ये। आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट एक ऑर्डर दे सकते हैं कि एक कमीशन बनाओ जो इन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, सजेशंस देगी, और उसी ऑर्डर के तहत ये मंडल कमीशन बनाई गई थी प्रेसिडेंट द्वारा। क्लियर, क्लियर, ओके। सो 52% ओबीसीज हैं, तो उन्होंने कहा कि जब 52% ओबीसीज हैं और उनकी जो है कंपैरेटिवली जो लेवल है क्लासेस, सोशल लेवल वो कम है और उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, और उन्होंने जो रिजर्वेशन सजेस्ट किया वो था 27%। ठीक है, 27% गवर्नमेंट जॉब्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर देम। Yes.
कहीं कहीं पे तो ज़्यादा ही है। और इन्होंने दो लिस्ट बनाई थी। एक तो ओबीसी लिस्ट बनाई थी इन्होंने, अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्टेस लिस्ट। इसमें थी लगभग कितनी कास्ट थी, 3743 कास्ट, 743 कास्ट, इतनी ओबीसी कास्ट उन्होंने निकाली थी। और इसके साथ ही ओबीसी के अंडर ही एक कैटेगरी उन्होंने निकाली थी मोस्ट डिप्राइव्ड, मोस्ट डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड। मतलब वो ओबीसी में भी ये पर्टिकुलर जो कास्ट हैं ये और भी ज्यादा डिप्राइव्ड है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उनका नंबर था 2108, 2108 कास्ट थे। सो टोटल आप देख लो लगभग 5000 कास्ट निकली थी ओबीसीज की। ठीक है, उस आधार पे और पॉपुलेशन का जो नंबर था 52%, उस आधार पे ये तय हुआ कि 27% जॉब्स रिजर्व होनी चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, इनका एक और काम था कि सोशल और एजुकेशनल लेवल पे पिछड़ापन क्या होता है उसको डिफाइन करना, कि हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। उसके लिए मंडल कमीशन ने 11 इंडिकेटर्स बताए थे। ठीक है, 11 इंडिकेटर्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कास्ट SEBCs। ठीक है, अब वो जो 11 इंडिकेटर्स थे वो सोशल लेवल पे थे, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक्सेट्रा। मतलब ऐसे 11 थे लगभग। उनकी एक्सेस क्या है पब्लिक फैसिलिटीज को लेकर के, ठीक है, समाज में उनका जो मिलना है दूसरे ग्रुप से वो कितना है। सो ऐसे करके 11 इंडिकेटर्स थे, एग्जाम्पल के तौर पे सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक। ठीक है, सो मंडल कमीशन का इतना तो काम था। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप खो जाते हो क्या? देखो, ओबीसी लिस्ट उन्होंने तैयार करी, ठीक है, 3743 कास्ट उसमें निकाली। फिर उन्होंने कहा कि इन्हीं में अदर बैकवर्ड कास्ट में ही एक सेक्शन ऐसा है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। दे आर नॉट SC ST, दे आर ऑल्सो ओबीसीज, मतलब इनसे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में है। सो वो है 2108। सो टोटल जो ओबीसी कास्ट निकाल के आए, कास्ट का नंबर है ये, पॉपुलेशन का नहीं है, कास्ट का नंबर है 3743 प्लस 2108, लगभग 5000 कास्ट निकल के आई। ठीक है, 6 5.5 यही। एक इस कमीशन का एक काम ये भी था, इंडिकेट मतलब डिफाइन करना कि कौन सी कास्ट को हम सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में डालेंगे, किस क्राइटेरिया पे डालेंगे। तो उन्होंने 11 इंडिकेटर्स बताए। वो इंडिकेटर्स थे ऑन बेसिस ऑफ सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक, और भी बहुत सारी चीजें थी। ऐसी 11 चीजें थी, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखी हुई हैं। ठीक है, कि बेसिकली ये था कि उनके पास ओढ़ने पहनने को कितना है, ठीक है, उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है वहाँ पे, ठीक है, बाकी कास्ट के साथ उनका घुलना मिलना कितना है, पब्लिक फैसिलिटी को एक्सेस करने की कितनी आज़ादी है। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती, उनके बच्चे कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और उनका जो है जैसे सोसाइटी में आप कैसे मिलते हो, शादियां होती हैं, ठीक है, शादियां कहाँ हो रही हैं, क्या ऊपर लेवल पे हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उन सब का उन्होंने एक मोटा मोटा इंडिकेटर बनाया था, 11 इंडिकेटर्स, उस बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया। इधर लिख लिया।
अच्छा एक काम क्या करो, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना तो सुना करो, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगी अलग से, ठीक है? चलो, अब इसके बाद ये हुआ कि जब मंडल कमीशन ने ये सजेशन दे दिया कि 27% जॉब होनी चाहिए, प्रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब्स में, और इंडिकेटर्स बता दिया, सब कुछ हो गया। फिर जाहिर सी बात है केस होना था सुप्रीम कोर्ट में, केस वेस हुआ, फिर उसका हम सीधे शॉर्ट में पहुंच जाते हैं कि उसका निर्णय क्या निकला। अब वो केस था इंदिरा सानी वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, आप बस इतना लिख लो, इंदिरा सानी केस। जजमेंट आया 1992। अब इसमें दो चार बातें थी। पहली बात तो ये थी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने upheld 27% reservation for OBCs। मतलब ये जो 27% रिजर्वेशन की बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया, ठीक है कि सही है। इसके साथ एक और सजेशन हुआ था मंडल कमीशन के बाद, जो आज की डेट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की बात है ना, ये उस वक्त हुई थी, ठीक है? उस वक्त भी कहा गया था कि 10%, यानी जो सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग हैं, उनमें जो इकोनॉमिकली पीछे हैं, गरीब हैं, उनको भी 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस? इकोनॉमिक कंडीशंस पे। ये उस वक्त भी बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। मतलब उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रक डाउन 10% रिजर्वेशन। और अभी क्या हुआ है, एक महीने पहले उसको सही करार दिया है। स्ट्रक डाउन 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर पीपल यार उनको बोल देना कि इकोनॉमिकली वीकर पीपल अमंग सो कॉल्ड हायर कास्ट। अच्छा, ये सो कॉल्ड हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम ये लिख देते हैं ना कि हायर कास्ट पीपल या लोअर कास्ट पीपल, सॉरी, हमें कई जगह आंसर लिखते वक्त या ऐसे लिखते वक्त इस चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हायर कास्ट पीपल में ये, लोअर कास्ट पीपल। तो जब आप सिर्फ ऐसे लिख रहे हो अमंग हायर कास्ट दिस 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 हैपनिंग, सो एक तरीके से ये निकल के आ रहा है कि यू आर गोइंग अलोंग विद द सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हायर और लोअर कास्ट। तो इस वजह से आप इसको सबसे पहले ये लिख सकते हो सो कॉल्ड। एक दूसरा ऑप्शन होता है दैट इज हिथरटो। ये थोड़ा टफ वर्ड है, इसका मतलब ये इसका मतलब भी वही होता है कि मतलब नोटोरियसली फेमस, गलत तरीके से फेमस है ये वर्ड, दैट इज हायर कास्ट और लोअर कास्ट, ठीक है? दोनों के लिए आपको इस्तेमाल करना है ये, ठीक है? सो देयर इज नो सच थिंग एज हायर कास्ट और लोअर कास्ट, बट क्योंकि ये वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमें एक्सप्लेन करने में जरूरत पड़ेगी तो हम उसके आगे ये लिख देते हैं। अब अपील किया है ना, ये तो मैं 1992, हाँ अभी तो कर दिया, अभी नवंबर में ही तो जजमेंट आया था, 8-9 नवंबर को। वो भी अभी आगे पढ़ेंगे, हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है? तो 10% रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है? एक और बात बोली जिसके लिए इंदिरा सानी केस आज भी फेमस है और आज भी रेफर किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC/ST और OBC शुड नॉट एक्सीड 50%, ठीक है? ये आप आज भी सुनते हो, ठीक है? कंबाइंड रिजर्वेशन, मतलब इनका टोटल मिला के हाँ, मतलब 27% OBCs का हो गया, कुछ कितना होगा, 23% हो गया SC/STs के लिए। सो इन टोटो 50% में आपको सब
रिजर्वेशन को हाँ लेना है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। एक दो स्टेट्स में ऐसा है कि 50% से ज़्यादा लिमिट चली गई है, ठीक है। बट हाँ, इंदिरा गांधी सानी केस में ये कहा गया था कंबाइंड रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50%। exceed 50% of India's population. अब इसके बाद सीधे नेक्स्ट स्टेप होगा, फोर्थ पॉइंट, दैट इज, यहां तक क्लियर है? 27%, 10%, और यहाँ पे कंबाइंड रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंदिरा सानी में यही तीन बातें थी। ओहो, लिखो लिखो। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस है, वो है एम नागराज केस। वैसे तो यूजुअली नहीं लिखा जाता, बट पता नहीं कभी अगर मेंशन कर दें तो मैं बस इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो डेट आपकी कॉपी में इसका नाम आ जाए। एम नागराज केस, वैसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है, बट इट्स फाइन इफ यू राइट जस्ट दिस मच। दो 2006 का केस है ये। द हिंदू कभी कभी इसको मेंशन कर देता है। इसमें ये बात हुई थी कि जो बैकवर्डनेस है, एक तो सीलिंग लिमिट 50%, वो चीज चली आ रही है, ठीक है। दूसरा ये इसमें कहा गया था कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ना,
उसको लेकर के इसमें बात हुई थी और इन्होंने इसमें 3 क्राइटेरिया और बताए थे। और क्या बताए थे, मतलब उसी चीज़ को और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। वो ये था कि बैकवर्डनेस, इनएडेक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ें जो हैं, एक तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट और दूसरा था 3 कंडीशंस जो आपको चेक करनी है। पहला ये है बैकवर्डनेस, नहीं नहीं, ओवरऑल, हाँ नहीं, ओवरऑल के लिए, रिजर्वेशन के लिए वो 3 कंडीशंस हैं। इनएडेक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है बताती हूँ, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये 3 पॉइंट लिखो, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इट। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस में भी जो रिजर्वेशन होता है वो सही है, उसको सही ठहराया था। ठीक है, सो हाँ, पता है ना ऐसा होता है। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी होती है, प्रमोशंस में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। आई कांट टॉक अबाउट इट। आई कांट टॉक अबाउट इट। देखो, कंडीशंस होते हैं, ये हर जगह एकदम ब्लैंकेट आप नहीं कह सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे जॉब के बाद भी उनके साथ जो है जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेंटल डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इवन आफ्टर गेटिंग द जॉब। ये चीज़ें भी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह ये प्रेवलेंट है, बट ये चीज़ देखी गई है कि अगर, हाँ कि अगर रिजर्वेशन देने के बाद भी वो ऑफिसर भी बन जाता है, फिर वहाँ पे जो बाकी लोग हैं एक तरीके से उसके जो है एक मेंटल में होता है, मेंटल एक हॉल्ट होता है उनके अंदर उस चीज़ को लेकर के। सो इसी वजह से कि कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा और आपको सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। ओके, अच्छा मैंने नहीं लिखा ना अभी। upheld reservation in promotions for SC/STs। ठीक है, देखो SC/STs के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, ओबीसीज के लिए कितना ज़रूरी कितना नहीं ज़रूरी वो थोड़ा डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इस सोसाइटी में SC/STs को लेकर के बहुत ज़्यादा वो था, जितना कि ओबीसीज को लेके अब ख़त्म हो चुका है। सो इस वजह से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वापस जो है चर्चा में चल रहा है कि हमें उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, क्या वाकई ज़रूरी है, नहीं है, क्या है। क्रीमी लेयर का क्या है कि ओके ओके, क्रीमी लेयर का क्या है कि ये सिर्फ
एप्लीकेबल ओनली फॉर ओबीसीज, ठीक है, नॉट फॉर SC/STs। एंड नॉट फॉर SC/STs। SC/STs के लिए अभी, हाँ थोड़ा सा उसमें और टाइम लगेगा SC/STs में लाना। हाँ अभी भी बहुत हाल, हाँ हाँ वही है, हाँ कुछ कुछ लोग, हाँ वो होता है ना जो कुछ लोग। अब देखो जो लॉ है ना, लॉ हमेशा आइडियल सिचुएशन लेती है, ठीक है। लॉ उन दो चार लोगों जो मिसयूज कर रहे हैं उनको देख के नहीं बनाया जा सकता। ये कहा जाता है कि अगर एक भी अगर इंसान है जो डिप्राइव्ड है तो हम उसको देख के लॉ बनाएंगे, भले ही बाकी लोग मिसयूज कर रहे हो, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि उसको मिल जाए जगह। ओके, तो M नागराज की बस इतनी सी ही बात है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। These three conditions are for the validity of reservation for SC/SCs. जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो ऑन व्हाट बेसिस दे रहे हो, ये तीन क्राइटेरिया हैं। उनकी बैकवर्डनेस हम देखते हैं, उनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन क्या है वो चीज़ें देखते हैं। ये आर्टिकल 16(4)(a) जो ये केस था, आर्टिकल 16(4)(a) की वैलिडिटी को लेकर के था, जिसमें ये अभी लिख लो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16(4)(a) क्या है। वही है सीनियरिटी को लेकर के रिजर्वेशन प्रमोशन में। अब इसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे इन्होंने बोला ये डेटा की बात हो रही है, ये डेटा है, 3 कंडीशंस, ये डेटा है बेसिकली, है ना, डेटा हम लेते हैं। अब इसके बाद एक केस आया जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया कि SC/ST के रिजर्वेशन के लिए आपको डेटा वेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कहा गया कि अभी भी, और ये इसलिए कहा गया क्योंकि अभी भी जो एक मेंटल एलिमेंट है टुवर्ड पर्टिकुलर कास्ट, दैट इज स्टिल प्रिवलेंट। और ये अगर आपको जानना है, ये समझना है, तो आप कभी नोटिस करना जो मैन होल क्लीनिंग वाले लेबर्स होते हैं उनकी कास्ट पूछना, उसमें आपको ठाकुर पंडित नहीं मिलेगा, ठीक है। सो चीज़ें अभी भी कुछ सेक्शंस में बदतर हैं। और सो इसके बाद एक केस आता है जरनैल सिंह। इसमें ये कहा गया वो जो डेटा वेटा की बात हो रही है उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ये केस आया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट SC said that reservation in promotions does not require the state to collect data on the backwardness of, पिछड़ेपन को लेकर के आपको डेटा की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना बैकवर्डनेस पे, ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ SC/STs promotions।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन जो है, जो अभी तक सिर्फ ओबीसीज को लेकर के था, क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन यानी क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, ऑल्सो इंक्लूड्स SC/STs। ठीक है, क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि ऐसे तो बैकवर्ड हैं सारे, ठीक है, बट कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट पोजीशन पा गए या कोई ऐसी पोजीशन पा गए कि जहाँ पे उनका एक होल्ड आ जाता है सोसाइटी में, ठीक है, गवर्नमेंट पोजीशन ऑफिसर लग गए या फिर अच्छी जगह पे पोस्ट हो गए या उनका अच्छा कुछ बिजनेस बन गया कुछ है, सो ऐसे वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे क्योंकि आप इकोनॉमिकली आपके पास एक पावर आ गई, आपके पास अथॉरिटी आ गई। कुछ मनी का भी हाँ 8 लाख का है। SC/ST and hence state cannot grant reservation in promotions to SC/STs individuals belonging to creamy layer community। ये मैं आपको सीक्वेंस में लिखवा रही हूँ, आप सीक्वेंस में इसको पढ़ना तो आपको याद रहेगा कब क्या चीजें ऐड हुई। क्या क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन्स मतलब, एक्सक्लूजन मतलब उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, किसको? क्रीमी लेयर को। इसके पहले जो हमने केस डिस्कस किया था जर्नैल सिंह, उसमें क्या कहा गया था कि वो सिर्फ ओबीसीज के लिए है। इसमें इन्होंने एक चीज ऐड की कि क्रीमी लेयर का जो एक्सक्लूजन अभी तक चल रहा था सिर्फ ओबीसीज में, नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स SC/STs, ठीक है। SC/STs एंड state can not grant reservation in promotions to individuals belonging to creamy layer community। और कैन नॉट ग्रांट, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कैन नॉट ग्रांट होगा, कैन नॉट ग्रांट, हाउ डू आई, यहाँ पे कैन नॉट ग्रांट, हेंस स्टेट कैन नॉट ग्रांट रिजर्वेशन। प्रमोशन नहीं मिलेगा, मतलब प्रमोशन मिलेगा, रिजर्वेशन वाला, हाँ नहीं नहीं, ओबीसी में तो पहले ही हट गया था ना, इशू था इनका कि SC/STs में हटाना है नहीं हटाना है। ठीक है, अब क्या चीज है जो बचा हुआ है, वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो ऐड किया गया है रिजर्वेशन में। अब हम उसको ऐड पढ़ लेते हैं एक बारी। State cannot grant reservations in promotions. Correction, I forgot to write not. हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके थ्रू EWS 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन was brought in। 103rd, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पहले तो SC/ST शुरू हुआ, OBC तक पहुंचा, फिर क्रीमी लेयर की भी बात हो गई, नाउ 103rd
अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, ये मंडल कमीशन के वक्त हुआ था इंदिरा केस में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, उस वक्त ये था, ठीक है, उस वक्त भी डिबेट में था। ब्रॉट 10% reservation for economically weaker section, in short EWS, people belonging to hitherto higher caste। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट जॉब का आर्टिकल होगा 15(6), गवर्नमेंट जॉब का आर्टिकल है आर्टिकल 15 क्लॉज 6। एजुकेशनल, उल्टा कर दिया क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है आर्टिकल 15(16), गवर्नमेंट जॉब का है 16। सिक्सटीन 6 है गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है। अच्छा, ये जो 10% की बात है ना यहाँ पे, जो 10% ये मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब समझ आ रहा है। जैसे कहा गया है कि टोटल रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC शुड नॉट इंक्रीज और शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%, वैसे इसमें कहा गया है कि EWS का शुड नॉट गो बियॉन्ड 10%। मतलब ये कम हो सकता था, बट उन्होंने ऑलरेडी उसको मैक्सिमम लेवल पे ही इंट्रोड्यूस किया है अलग से। यस, हाँ हाँ, अब बचे हैं सिर्फ 40%, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन का मैंने आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस थे वो बता दिए। एक बार इनका एक आर्टिकल लिखा दूं, फिर मैं आपको आर्टिकल 14 जो है मोटा मोटा समझा दूंगी। ये लिख लिया ना यार? यार इसके बाद वो लिख लो, अभी जो रिसेंट केस हुआ था उसका नाम भी लिख लो। हाँ वही, अभी उसका आंसर लिखेंगे ना। इसी के अब 103rd अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, ये जो 10% कोटा था, इसको लेकर के 10% रिजर्वेशन को लेकर के केस डल गया, डलना ही था, ओके। इसमें क्या हुआ, उस केस का नाम था जनहित अभियान वर्सेस जनहित अभियान। लिख लो, नाम ये आ जाता है, MPPSC तो वैसे भी यही सब फालतू सवाल ज्यादा पूछता है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, 29 नवंबर को जजमेंट आया था 3:2 की मेजोरिटी से। जरूरी नहीं है, इसमें मैंने वैसे एक डेडिकेटेड वो भी बनाया था। अब इसमें क्या कहा गया,
बस इतना ध्यान कर लो कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब सही ठहराया क्या, 103rd upheld the constitutional validity of 103rd Amendment Act 2019। ठीक है, सवाल ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। आप इकोनॉमिक कंडीशन पे रिजर्वेशन दे रहे हो, जबकि सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशन पे रिजर्वेशन की बात की गई है संविधान पे, तो आप इस आधार पे क्यों दे रहे हो। तो ये कहा गया था कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपीज कहता है, ठीक है, जब आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने डिस्कस किया होगा, उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 45 में कि ये स्टेट का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनका आपको ध्यान रखना है। लेट मी रीड इट फॉर यू। नहीं 45 नहीं है, 46 है। आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, तो इसी पे ये वैलिड हो गया। चलिए, टू मेजॉरिटी, जजमेंट की मेजॉरिटी है, 5 जज बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हमेशा 5 की होती, मिनिमम 5 की होती, इससे ऊपर ही जाएंगी, ठीक है। तो मिनिमम 5 जज बेंच थी, जिसमें से 3 ने हाँ भरी कि हाँ वैलिड है, 2 ने कहा नहीं है। अब एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। SC upheld the constitutional validity of 103rd Amendment Act 2019। ये MPPSC वाकई पूछ सकता है, यही चीज पूछेगा। ये अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में आया था, EWS के लिए था, कितने % था, इस केस का नाम क्या था, ऐसे ही सवाल आते हैं। नहीं आते हैं, 2-4 ऐसे आते हैं, 2-4 क्या 10 से 15 सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। अगर उसमें किसी ने गलत कर दिया, आउट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यहां बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का नाम लिखाए जाएंगे। पहला तो ये है कि पार्ट 16 में SC/ST रिजर्वेशन जो है, SC/ST रिजर्वेशन इन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में जो SC/ST रिजर्वेशन है उसका प्रोविजन पार्ट 16 में दिया हुआ है, ठीक है। अभी एजुकेशनल और गवर्नमेंट जॉब की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका आर्टिकल है अपना शुरू होता है ये जो 338A जो आपको बताया था ना, वो इसी पार्ट का हिस्सा है। तो पार्ट 16 कहता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, सर्टेन क्लासेस। क्लासेस शब्द से याद आया, किस केस में कहा था, इंदिरा सानी केस में कहा था शायद, कि इन इंडिया कास्ट इज क्लास, बड़ा फेमस लाइन है ये। कास्ट इज अ सोशल क्लास, आपकी कास्ट या आपकी सोशल क्लास डिसाइड करती है। ये आई एम नॉट श्योर इस केस में कहा था कि नहीं, बट हाँ, कास्ट इज अ सोशल क्लास, मतलब आपका सोशल क्लास क्या है, स्टेटस क्या है, वो आपकी कास्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है। सो पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330, 332 इसी पार्ट में है, ठीक है। आर्टिकल 330,
आर्टिकल 332 ये है SC/ST पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, और ये है SC/ST स्टेट लेजिस्लेचर में SC/ST का जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो रिजर्वेशन है। इसी को कहा गया था कि 10 साल के बाद जो है देखा जाएगा इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ये इसके लिए कहा गया था, गवर्नमेंट जॉब या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं कहा गया था। क्या? हाँ, सबको दे रहे हैं, but why not we are giving this reservation in parliament to women? हाँ, नहीं वो तो डाला ही जाता है, वो डिबेट चली आ रही है। 243 243D SC/ST रिजर्वेशन किसमें? पंचायत में। ये है पार्ट 9 आपका। 243T म्युनिसिपैलिटी। आर्टिकल 335 कहता है, इसको थोड़ा सुन लो, कि SC और STs के जो क्लेम्स हैं, क्लेम्स मतलब जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उन क्लेम्स को कंसिडर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस और एफिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, उसकी एफिशिएंसी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सब मैटर कंसिडर किए जाएंगे व्हेन वी आर कंसिडरिंग, व्हेन द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द क्लेम्स ऑफ SCs STs। ठीक है, क्लेम्स of SCs ST shall be taken into consideration consequently with the maintenance ये वाला 243D और T ये अपन लोकल गवर्नमेंट में डाल सकते लिखाया भी होगा with the maintenance हैं। of efficacy अब है मोस्ट फेमस आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 reservation SC/ST reservation in government services। चलो,
एक और चीज़ है, जैसे 50% रिजर्वेशन है, ये भी आर्टिकल 16 का क्लॉज 4B है, 81st अमेंडमेंट एक्ट से उसको ऐड किया गया था 2000 में। उसमें ये कहा गया था, जैसे इस साल SC/STs की वैकेंसी निकली, ठीक है, MPPSC में 50, समहाउ वो 50 सारे नहीं फुलफिल हो पाए, सिर्फ 34 लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो बचे 16 लोग हैं वो, प्लस अगले साल अगर 70 सीट निकलती हैं तो 70 प्लस पिछले साल की जो खाली हैं सीट्स 14, 16 वो भी उसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो जब अनफिल्ड वैकेंसी और प्रीवियस ईयर को जब ऐड किया जा रहा है तब आप 50% की सीलिंग नहीं देखोगे। 50% की सीलिंग है, हर साल जो नई वैकेंसीज आ रही हैं, फ्रेश वैकेंसी, उसमें 50% की सीलिंग लगेगी, ठीक है। वो आप 50% के अंदर रखो। पिछले साल की जो वैकेंसीज खाली रह गई हैं, नहीं सेलेक्ट हुए हैं, उनको जब आप ऐड कर रहे हो वो अलग से ऐड होगा, उसमें सीलिंग नहीं है। क्या? हाँ, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, ठीक है, क्योंकि वो वैकेंसीज निकाली गई थी। अब वो वैकेंसी देखो, यहाँ पे सुनो, रिजर्वेशन जो है ना, पूरी तरीके से उसको नेगेटिव माइंडसेट के साथ मत देखो कभी, ठीक है। यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अगर आप देखो, एक वो इंसान होता है जो चाय की टपरी पे खड़ा होकर के रिजर्वेशन पे पंचायत कर रहा है और कह रहा है कि ये बहुत गलत है, ठीक है। आप लोग हो, आपने पढ़ी है हिस्ट्री, आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप डेटा देखते हो, आप समाज को देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको चीजों को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से देखना है ना। अपने मन में कोई भी बायस मत रखना, ठीक है। जब चीज को पढ़ रहे हो तब बायस मत रखो, जब आप उस चीज को समझ रहे हो तो आप देखो कि क्या उसका कितना फायदा हो रहा है। एंड माइंड यू, हर प्रोविजन, हर लॉ के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। विमेन को लेकर के कितने सारे लॉज निकाले गए हैं, ठीक है। 498A सुना है ना सबने, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट 354 सुना है ना, 375 रेप का सुना है ना, कितने फर्जी केसेस होते हैं। तो हम क्या करें, कल उसको हटा दें? नहीं हटा सकते ना, बिकॉज देयर आर एक्चुअली विमेन हु आर सफरिंग। असल में औरतें हैं जो सफर कर रही हैं। और अगर सबको उस नजरिए से देखा जाए कि कुछ औरतें हैं जो इसका मिसयूज कर रही हैं, तो इस पूरे प्रोविजन को हटा दो, तो वो जो औरतें हैं मेजॉरिटी जो वाकई सफर कर रही हैं, उनका क्या होगा। सिमिलरली रिजर्वेशन में एक वीकर सेक्शन को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर उस वीकर सेक्शन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका शोषण कर रहे हैं, उस व्यवस्था का, ठीक है, वो चाह रहे हैं बस मेरे परिवार वाले आगे निकल जाएं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गांव दराज में जो बहुत ही पिछड़ा इंसान है उसको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा क्या है। सो हमें तब तक उस चीज को कंटिन्यू रखना है, जिंदा रखना है, जब तक वो आखिरी इंसान जो उस गांव के छोटे से हट में रह रहा हो, जिसे पता भी नहीं है कि मेरे ये अधिकार हैं, जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाता, ये रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है जो आप कह रहे हो कि पिछली वैकेंसीज को क्यों ऐड करना है। देखो, जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो एक प्रोपोर्शन में निकाली जाती हैं, ठीक है। कि आपने मान लो 150 वैकेंसीज निकाली, सो उसमें आप प्रोपोर्शन में निकाल रहे हो कि इसमें जनरल कैटेगरी की इतनी है, ओपन अनरिजर्व्ड, ठीक है। फिर उसमें आप इतना परसेंटेज निकाल रहे हो SC/STs का, इतना निकाल रहे हो OBCs का, ठीक है। एक सीक्वेंस, आप उसका एक परसेंटेज निकालते हो, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से निकाला जाता है। ऐसे ही नहीं, मन मर्जी से नहीं होता है कि मेरा मन हुआ मैंने 150 निकाल दी, जिसमें से 125 जनरल को दे दी, सिर्फ 25 में आपको OBC SC/ST भर दिया। ये नहीं देखा जाता यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, उस पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, उस पॉपुलेशन में कितने जनरल आते हैं, कितने SCs आते हैं, कितने STs आते हैं। मध्य प्रदेश में SCs STs की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं जब हम ये चीज़ निकालते हैं। अब कोई वैकेंसी अनफिल्ड रह गई ड्यू टू मेनी सर्कमस्टांसेस, ये बहुत बड़ा रीज़न है ये समझने का कि वैकेंसीज अनफिल्ड कैसे हो जाती हैं। देखो, वैकेंसी अनफिल्ड ऐसे हो जाती है, मान लो 50 सीट निकाली गई हैं SC/STs के लिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम निकला, अब वो जो 50 बच्चे हैं ना, जो अगर समझ लो कि 50 बच्चे उसको निकाल रहे हैं, आपको नहीं पता है वो कौन कौन सी सिचुएशन से गुजर के आ रहा है। यू नेवर नो। आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। जुडिशरी का भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, बच्चे जज बन गए हैं, उनकी ओथ सेरेमनी हुई, सब हुआ। उसमें एक ऐसा केस था जब ओथ सेरेमनी हो गई और उनको अपनी अपनी पोस्टिंग में भेजना था, ठीक है, कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ होनी है। एक बच्चा था ST कैटेगरी का ही था वो,
उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एकेडमी से जहाँ पे वो पोस्टिंग हुई है वहाँ जा सके, ठीक है, इतने भी पैसे नहीं थे कि बस का खर्चा वो कर सके, ठीक है, वहाँ जाए रहे, कुछ भी नहीं था, ठीक है, किसी तरीके से वो एग्ज़ाम निकाल के आ गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो भी जजेस थे, सिस्टम को जब पता चला ऐसी सिचुएशन है, उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए, 10-15 हज़ार रुपए, ताकि वो इज्जत से वहाँ जाए, अपनी पोस्टिंग करे, फिर उसके बाद तो उसको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। सो ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है ना कि वो किस कंडीशन में, हमारे पास तो सारी सुविधाएं, हम बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो इतना ध्यान देते हैं। आप देखो कोई ऐसे कैटेगरी है जिसके माता पिता दोनों लेबरर्स हैं, जिन्हें पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, अब वो बच्चा कितने धक्के खा करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी कारणवश अब उसका मेंटल कंडीशन हमारे जितना नहीं हो सकता ना। आई एम नॉट सेइंग कैपेबिलिटी है उसमें, बट हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, है ना, हम बड़े लाइजर में आराम से एसी लाइट सब में पढ़ रहे हैं। सो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उससे ज़्यादा होंगी ना, उसकी कुछ कम होंगी। सो अगर किसी कारण वो नहीं निकाल पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैकेंसी को हम पूरा नल एंड वॉइड करके ख़त्म कर दें, ठीक है, हम उसको भी कंसिडर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ सकें। और सबसे प्राइम बात ये है कि अगर रिजर्वेशन को ख़त्म करना है ना, तो उसकी पॉजिटिविटी को देखो, और ये देखो कि कैसे ही उसके बारे में अवेयरनेस फैले, जो पिछड़ा इंसान है वो उसको जाने, उसका फ़ायदा उठाए। जब ये सारे बराबर आ जाएंगे तो वो अपने आप तब ख़त्म होगा, ठीक है। बस इस चीज़ को हम ये कह दें कि नहीं इसको ख़त्म करो, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि 498 को ख़त्म करो, इससे ये गलत है, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट 354 है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा फैला दी गई हैं, है ना, गलत मिसयूज़ हो रहा है। सो हम ऐसे नहीं कर सकते ना। बाकी औरतों का क्या होगा जो वाकई सफ़र कर रही हैं? अच्छा, ओके, राइट। इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, उनका एक वीडियो है 3.25 घंटे का ऑन रिजर्वेशन, ठीक है। अब उन्होंने उस चीज़ को पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, पूरा एनालिसिस उसका एक प्रोवाइड किया 3.25 घंटे का। अगर पेशेंस है उसको देख लेना। सो आप चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। एज एन ऑफिसर आपको चीज़ों को जिस तरीके से समझना चाहिए आप वैसे समझोगे, ठीक है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, यूट्यूब में उनका वीडियो है, 3.25 घंटे का लगभग वीडियो है, काफ़ी डिटेल्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि हिस्टोरिकल किस किस तरीके की बातें होती थी। चलो, अब रिजर्वेशन का इम्पोर्टेंट सब आपको मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, सारे प्रोविजंस हो गए, ठीक है। अब एक बात है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, जो अभी आप पूछ रहे थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ तो दे दिया, क्या सवाल था, रिपीट। हाँ। लॉ के बिफोर इक्वल रहेंगे हम्म। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब वो हम्म। होगा ना कि अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी ने रेप किया है हम्म। तो उसके लिए भी सेम सजा है हम्म। जो कि खेल नहीं नहीं, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ में आ जाएगा, इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ में आ जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बताती हूँ क्या होता है। इक्वल, प्रेसिडेंट है हाँ, उसका भी रेप हुआ है, अब किसी लड़की का नॉर्मल लड़की का भी रेप, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में सेम प्रोटेक्शन देगा ना, तो इसमें रिजर्वेशन क्या होता है? यू आर नॉट गेटिंग इट, रुको, चलो इसको लगा रहने दो। आर्टिकल 14, मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट गिव्स right to equality. It says state shall not deny any person equality before law and equal protection of laws, ठीक है। state, have patience, अभी समझाती हूँ, shall not deny any person equality before law
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, ठीक है, उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही होगा जैसे आम आदमी का होता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये लॉ के सामने प्राइम मिनिस्टर आम सिटीजन को बराबर कर रहा है। गेटिंग इट? दिस इज नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दिस इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, जहां पे सब बराबर हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि पीएम, प्रेसिडेंट या फिर सीजेआई या ऐसे जो भी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, इनको कुछ अलग से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके। वो क्यों दिए जाते हैं? वहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं आएगा। हाँ, सो यू आर सेइंग कि वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, है ना? कि आप दूसरी लग्जरियस चीजें प्रोवाइड करो, वो अलग है, ऑफेंस है तो उसकी सजा भी सेम होनी चाहिए ना, नॉर्मल पीपल। हाँ तो होती है, हाँ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कर, उसकी सजा भी सेम होगी जो एक नॉर्मल उसने पीपल ने किया। तो वो तो ठीक है, ये तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में भी तो उल्टा आ गया कि वो चाहे वो लेडी क्राइम। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भूल जाओ, जो अभी आप बात कर रहे हो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट ही अलग है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये कह रहा है, देखो सीधे से ऐसे समझो, इक्वालिटी बिफोर लॉ में एवरी सिटीजन, नॉट जस्ट सिटीजन, एवरी पर्सन, यहाँ पे द वर्ड यूज्ड इज पर्सन, यानी फॉरेनर भी अगर इंडिया में आ रहा है तो आप उसको नहीं छुआछूत करोगे, ठीक है। एवरी पर्सन बिफोर लॉ इज इक्वल, ठीक है। ये हमने जनरल है, ये हमने जनरल बात बड़ी बड़ी कह दी, ठीक है, ये तो जनरल बात कह दी, ठीक है। क्या नाम है, कोई एससी है, कोई एसटी है, वैश्य है, शूद्र है, कुछ भी है, ठीक है, आपने जो भी उसको माना है, ये एनीवन, कोई भी रिलीजन कहीं से भी है, पूरे देश में कहीं से भी कोई भी आदमी है, सब लॉ के सामने इक्वल है। मतलब कोई भी ऑफेंस कर रहा है, आपको बराबर तरीके से दिया ट्रीटमेंट होगा, आपका ट्रायल वायल सब वैसा ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ इक्वल कह दिया, ये जनरल बात, इसीलिए इसको पहले लिखा गया, जो सीक्वेंस है ये पहले है, इसके बाद लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ लो, ये बड़ी बात है, इस बड़ी बात में उन्होंने एक छोटी सी बात को ऐड इसलिए किया है ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब ये है कि लॉ ने सबको बराबर पे खड़ा कर दिया। अब इसके बाद सबको बराबर पे खड़ा कर दिया, हम 4 लोग हैं, ठीक है। अब आप 3 लड़के हो, मैं एक अकेली लड़की हूं, और यहाँ जो सोसाइटी जिस तरीके से चली आ रही ट्रेडिशनल रूप में, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। आपने पहले तो सबको बराबर कर दिया, बट बराबर करने के बाद आप देख रहे हो, बराबर बोल दिया, सब लोग क्लास में आ गए, ठीक है। आप इसलिए ये बोलना पहले जरूरी होता है, एवरीबडी इज इक्वल, ताकि क्लास में सारे लोग आ जाएं, आ गए सारे लोग। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 10 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ 1 लड़की है, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। तभी आप देखते हो बसेस में सीट्स रिजर्व्ड होती हैं महिलाओं के लिए, साइन बना होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उसको सीट खाली कर दो, ठीक है। बुजुर्गों के लिए होता है, हैंडीकैप के लिए रैंप होता है, ठीक है। रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो इसमें आएगा, रिजर्वेशन इसमें नहीं आएगा, रिजर्वेशन इज फॉर दिस। आर्टिकल 18 जो है वो कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। टाइटल्स जो है, किसी भी किस्म के टाइटल नहीं दिए जाएंगे, बारिंग जो सरकार आपको दे रही है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जो भी दे रही है, सो वो अलग चीजें हैं, बट हिज हाईनेस, हर हाईनेस नहीं चलेगा, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसी के हमने सबको बराबर रखने के बाद चीजों को और इक्वालिटी, इक्विटी प्रदान करने के लिए, इक्विटी ये होता है कि हम, तुम 3 हो, ठीक है, तुम तीनों में से एक है ये समझ लो बॉक्सर है, ठीक है, आप दोनों नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ये बॉक्सर है,
मैं स्टेट हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं ध्यान रखूँ इसकी न्यूट्रिशन को ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर इसकी जो ट्रेनिंग है, रिक्वायरमेंट है, वो अलग है आप लोगों से। सो मैं उसको इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करूंगी, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करूंगी। सो नाउ दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन, गेटिंग इट? कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सबको उसकी ज़रूरत के हिसाब से। अब ये अगर डांसर है, ठीक है, डांसर नहीं, एजुकेशन में ही है, ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ इसकी डाइट का ही ध्यान दे रही हूँ, वो डाइट का ध्यान दे रही हूँ जो खली को ज़रूरत है, तो वो तो इसके पर्पस का नहीं है ना। सो दैट्स व्हाट कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लॉज ये देखेंगे, जितने भी कानून है ये देखेंगे कि ज़रूरतमंद को वो स्पेशल प्रोटेक्शन मिल जाए। हाँ हाँ, क्या इक्विटी पे बेस्ड है, करेक्ट, ये इक्विटी पे बेस्ड है कि जो जिन लोगों को स्पेशल प्रोविजन है, जिन लोगों को स्पेशल प्रोविजन की जरूरत है, उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, उनको स्पेशल अटेंशन दी जाए। दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहाँ पे एग्जाम्पल्स डाल लो, रिजर्वेशन है ना, या फिर रिजर्व सीट्स इन पब्लिक प्लेसेस फॉर वेमेन, अच्छा एक और एग्जाम्पल दे दो, जब किसी महिला अपराधी को अरेस्ट करना होता है तो स्पेशल प्रोविजन है ना, सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे, कोई महिला ही करेगी, ठीक है, और अगर कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में रात भर वो नहीं बैठेगी, कोई महिला ऑर्गेनाइजेशन होगा या एनजीओ होगा, वहां पे जाकर के उसको रखा जाएगा। क्यों किया जाता है ये? उसका एक्स्ट्रा ध्यान देने के लिए किया जाता है, राइट? सो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। हैंडीकैप्स के लिए रैंप इन पब्लिक प्लेसेस, या फिर अच्छा एग्जाम जब दे रहे होते हो, कोई ब्लाइंड है, ठीक है, स्क्राइबर दिया जाता है ना उसको, कोई ब्लाइंड है। अब ब्लाइंड का क्या मतलब है? उसका दिमाग और मेरा दिमाग बराबर हो सकता है, इनफैक्ट उसका और अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि एक एक चीज तो कमी है ना उसमें, तो हमने उसको एक साथी प्रोवाइड किया जो उस वो बताएगा और वो लिखेगा, ठीक है, या जिसके हाथ टूटे हैं या कुछ भी है हैंडीकैप। नहीं नहीं, तब नहीं होता, तब नहीं होता, तब तो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। जैसे आईएएस थे, मुझे ध्यान है एक सिटी में थे वो, ही वाज नॉट फुली ब्लाइंड बट काफ़ी हद तक वो ब्लाइंड थे, तो हैंडीकैप कैटेगरी में ही वो आए थे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं ना, हमें ये देखना है कि कानून बराबरी तो हमने दे दी, पर उस बराबरी की वजह से ये ना हो कि कोई इंसान को ज़रूरत कुछ और है और तुमने उस पर कुछ और थोप दिया, तो ज़रूरत के हिसाब से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वही है कि वो सर का जो वीडियो था उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा काफी फिट है, एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, ठीक है, अब उसके पास है कि भाई 1 गिलास दूध ही आ रहा है उसके पास, तो वो शुरुआत में क्या करेगी, वो जो दूध है 1 गिलास वो कमजोर वाले को दे देगी ताकि वो जो है थोड़ी सी वो हेल्थ गेन कर ले, है ना, और फिर जब दोनों बराबर पे आ जाएंगे तो वो आधा आधा गिलास दूध दे देगी दोनों को, ठीक है। वीडियो में आया ना, उसमें ट्विन सिस्टर्स हैं और एक पर्सन है, उन उन दोनों ट्विन सिस्टर्स से शादी कर ली और जो ट्विंस है वो आईटी महाराष्ट्र की जॉब करते हैं, और ये तो अगेंस्ट हो गया ना। क्या कि दोनों से शादी कर ली? अगेंस्ट है, लेकिन किसके अगेंस्ट है? मतलब कि ये कहीं पे एक तरीके से इस तरीके से नहीं माना, वो महिलाएं जब चाहें तो वो महिलाएं या उनके जो गार्जियन हैं वो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हाँ वही ना, विलिंगली विलिंगली कर रहे हैं ना, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब जैसे बाइगमी इज प्रोहिबिटेड, बाइगमी यानी एक आपके पार्टनर के मतलब पति या पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी कर रहे हैं, उसको बाइगमी कहते हैं, वो ऑफेंस है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा ऐसा होता है कि एक आदमी की 2 पत्नियां 3 पत्नियां हैं, ठीक है, हिंदू में, मुस्लिम का तो अलग केस है, हिंदुओं में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब उसमें अगर वो पहली पत्नी है वो जा रही है कोर्ट ये कहते हुए कि मेरे जिंदा होते इसने कैसे दूसरी शादी कर ली, तब तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो पत्नी खुश है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेंटेनेंस मिल रहा है, मुझे घर मिल रही है, छत मिल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टेट कुछ नहीं कर सकता, आपका आपसी आपसी मामला है।
कौन सी वीडियो वायरल हो रही है? ट्विंस के साथ भी कभी कभी बहुत सारी चीजें होती ना, वो अलग अलग वैसे भी नहीं रह पाते, तो हो सकता है ये सेटलमेंट हुआ हो। वो वाला एक चीज है ना मैम, जिसमें वो दोनों को आधे जुड़े हुए थे, उसमें तो सीरियल की बात कर रहे हो क्या? नहीं मैम, चलो एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आर्टिकल 15 का। अच्छा, आर्टिकल 14 को मदर बोलते हैं या जीनस बोलते हैं। आर्टिकल 14 इज जीनस और 15 16 इज स्पीशीज। दिस इज जीनस। हाँ, बायोलॉजी से समझ लो आप ऐसे। यार क्या तमाशा है ये। और स्पीशीज होंगी 15 16। prohibition on discrimination on the grounds of आराम से आराम से। 15 और 16 में एक वर्ड का डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। जनरल की जगह सेक्स। प्लेस ऑफ बर्थ 16 में आएगा वो। डिसेंट 1 2 3 4 5। हाँ, ओनली ऑन, राइट राइट, वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेशन ओनली। अब इसके बाद 16 है, एम्प्लॉयमेंट को लेके बात करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है, वो है डिसेंट। डिसेंट मतलब पता है? हाँ, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से जैसे कोई पाकिस्तान बांग्लादेश उस टाइम पे मतलब कुछ जैसे इंडिया या फिर जहाँ रह रहा है तुम क्या बता रही थी? पाकिस्तान? इंडिया पार्टीशन से पहले जो पार्टीशन हुआ था, तो इंडिया बांग्लादेश के जो थे, वो अगर इंडिया का यू आर क्लोज। उसको थोड़ा, बेसिकली डिसेंट का मतलब है कि आपके परिवार की ओरिजिन क्या है। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे कोई एंग्लो, टॉम ऑल्टर का नाम सुना है? वेरी फेमस एक्टर टॉम ऑल्टर, अंग्रेज हैं बिल्कुल, अब नहीं रहे। तो उनको अंग्रेज का रोल मिलता था मूवीज में हमेशा, एंड ही इज सच अ गुड उर्दू स्पीकर। मतलब उनके मुंह से आप उर्दू हिंदी सुनोगे, सो हम लोगों से लाख गुना बेहतर बोलते हैं वो। एनीवे, सो ही वाज एंग्लो इंडियन। ठीक है, उनके माता पिता यहीं पे बस गए। ठीक है, हिंदू धर्म से वो रहते भी थे। और सो उनको, अगर उनको कोई सरकारी नौकरी लेनी है, सो कोई इस बात पे उनसे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि भाई तुम्हारा डिसेंट क्या है, यानी तुम्हारी ओरिजिन जो है वो तो अंग्रेजी है, एंग्लो इंडियन है। या फिर वही चीज पाकिस्तान वाला, आप आए पार्टीशन के बाद आए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप तो वहां रहते थे, ये है वो है। तो डिसेंट बेसिकली लिख लो फैमिली ओरिजिन।
सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर रिजर्वेशन. एक 15 का क्लॉज 3 है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है महिलाओं को लेकर के, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन को लेकर के पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. सो लॉ जो बनाए जाते हैं विमेन स्पेसिफिक, जो भी लॉज बनाए जाते हैं या फिर जो क्या नाम है रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाते हैं महिलाओं को, वो सब इसके थ्रू हो सकते हैं. पार्लियामेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस for protection of women and children. That's it for today. रिजर्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. टाइम क्या हुआ है? अरे 2:30 बज गए. When did we started? कितना कब 12:30 स्टार्ट कर दिया था? 2 घंटा हो गया. ओके स्टॉप देखो स्टॉप.